वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स जो एक पोएम है इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। दो पोएम डैफोडिल्स है, इसका थीम क्या था? तो थीम है द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कुदरत है उसकी खूबसूरती या हुस्न। दूसरा है टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। किस नेचुरल एलिमेंट के साथ शायर अपने आप का मुवाजना करता है इस पोएम के शुरू में? तो वो लाइन थी आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो मैं जो है आवारा या बेमकसद घूम रहा था एक बादल की तरह, ठीक है, तन्हाई में। तो वो बादल से अपने आप का मुवाजना करता है और वजह क्या होती है? तन्हाई। तीसरा है वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल्स। कहाँ पे शायर डैफोडिल्स को देखता है? तो वो झील के साथ साथ देखता है, बिसाइड अ लेक। चौथा है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स। तो जो हरकत है डैफोडिल्स की उसको कैसे बयान करता है शायर? तो वो बताता है कि वो फ्लटर कर रही थी और डांस कर रही थी ब्रीज में, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। पांचवा है टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म ऑफ देयर कंटिन्यूस स्ट्रेच। तो जो उनकी मसलसल फैलाव था, मसलसल फैले हुए थे वो डैफोडिल्स, उनका कंपैरिजन किससे करता है? तो वो सितारों से करता था। कॉन्टिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, ये इस तरह की लाइन थी। तो अ स्टारी नाइट, एक सितारों वाली, सितारों से भरी हुई रात। हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लैंस। तो एक झलक में वो अंदाजन कितने डैफोडिल्स देखता है? तो उसने लाइन यूज़ की थी 10 ऑफ थाउजेंड्स। सातवां है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोइट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स। तो शुरू में जो उसकी फीलिंग थी वो कैसी थी? तो वो तन्हाई वाली थी, जो है लोनलीनेस वाली थी। तो बी ऑप्शन है इसमें, लोनली। आठवां है व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन पोइट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम। तो कैसा असर वो डैफोडिल्स डालते हैं पोइट के मूड पे जब उनको दोबारा वो याद करता है, डैफोडिल्स के वो सिनेरियो को, उस सीन को याद करता है। तो उसके अंदर एक खुशी पैदा हो जाती है। तो वो जो डैफोडिल्स होते हैं वो जाय लाते हैं, दे ब्रिंग हिम जाय, वो उसको खुश कर देते हैं। नौवां है व्हाट फ्रेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब हिज रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स अबाउट द डैफोडिल्स। तो कौन सी जो फ्रेज है, वो जो लाइन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं उसके मोमेंट्स को, डैफोडिल्स को? तो वो बी ऑप्शन है इन अ वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट कहते हैं फारग, जब वो फ्री होता है, और पेंसिव मूड जब वो डीप थॉट्स के अंदर, गहरी सोच के अंदर डूबा होता है। तो वो जो है उसके इनवर्ड जो आई है उसके अंदर इमेजिनेशन या तस्वरात पैदा करते हैं। दसवां है विच लाइन फ्रॉम द पोएम बेस्ट कन्वेज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द पोइट। तो जो देर पा असर है, कौन सी लाइन जो है वो देर पा असर डालती हैं डैफोडिल्स का शायर के ऊपर? तो वो लाइन है एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स। तो जब उनको वैकेंट मूड में जब सोचता है तो उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। ये लाइन बेस्ट डिस्क्राइब करती हैं। फिर उसके बाद बी एक्सरसाइज पे आती हैं फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो कॉनोटेटिव होते हैं इशारती या पोशीदा मतलब, और डेनोटेटिव होते हैं डिक्शनरी मतलब, जो लुगत में मतलब होते हैं, असली मतलब जो होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि डिफरेंस आप कैसे करेंगे। जैसे आप कहें कि कूल वर्ड होता है, कूल का क्या मतलब है? ठंडा, सर्द। लेकिन आप किसी जुमले में कह दें कि वो बड़ा कूल लड़का है, ही इज़ अ कूल बॉय, ही इज़ वेरी कूल बॉय। तो वो कूल का मतलब है बड़ा स्मार्ट है, बड़ा गुड लुकिंग है, इस बड़ा होशियार है। तो वो उसका मतलब हो जाता है कॉनोटेटिव, जो पोशीदा मतलब होता है। तो इस पोइम में भी मुख्तलिफ वर्ड यूज़ होती हैं, जैसे कि लोनली, जिसका मतलब क्या है? तन्हा। तो बीइंग अलोन इसका डिक्शनरी मतलब है। जबकि जो हमने पोशीदा मतलब लिया है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस या आइसोलेशन, जो मायूसी, उदासी या तन्हाई वाली फीलिंग होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था लोनली। फिर है क्लाउड। क्लाउड तो वैसे इसका डिक्शनरी मतलब है कंडेंस्ड वाटर वेपर इन द स्काई, जो पानी के बखरात जम जाते हैं तो उनसे बादल बनते हैं, ये इसका डिक्शनरी का मतलब है। जबकि हमने जो मतलब लिया है पोशीदा मतलब समथिंग ड्रीमी, जो ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो ख्वाब नुमा हो, जो आपको ख्वाब लखे, फ्लीटिंग हो, या सिंबल ऑफ थाट्स या इमेजिनेशन। तो ये थाट्स की जो सोच होती है या आपके ख्यालात या तसव्वुर होता है, उसका एक सिंबल भी हम ले सकते हैं, एक अलामत। बादल जो है उसकी अलामत होते हैं। फ्लटरिंग का डिक्शनरी मतलब है मूविंग लाइटली एंड क्विकली, हल्के हल्के लेकिन तेज़ी से हरकत करना, लहलहाना। और जो कॉनोटेटिव मतलब है सेंस ऑफ जाए या एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट या जाए, जो खुशी है उसका एहसास।
स्प्राइटली पुरजोश इसका मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ। तो कनोटेटिव मतलब है चीयरफुल स्पिरिट मिररिंग दी डैफोडिल्स लाइवली डांस। गेज्ड का मतलब है घूरना, लुक स्टेडली एंड इंटेंटली, जो है मसलसल आहिस्ता आहिस्ता से किसी चीज़ को गौर से तवज्जो से देखना। तो कनोटेटिव मतलब है अ डीप थाटफुल ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज़ का इस तरह मुशाहिदा करें कि गहरी सोच में डूबे हुए उससे कुछ अखज़ कर रहे हों, तो ऐसी जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था गेज्ड। ब्लिस खुशी को कहते हैं, परफेक्ट हैप्पीनेस या जॉय इसका डिक्शनरी का मतलब है। लेकिन जो कनोटेटिव मतलब हमने लिया है अ डीप स्पिरिचुअल जॉय, एक गहरी रूहानी खुशी दैट कम्स फ्रॉम द पोइट्स मेमोरीज ऑफ डैफोडिल्स, जो शायर की डैफोडिल्स की मेमोरीज हैं उनसे आती हैं। तो वो खुशी जो यादाश्त होती है, जो मेमोरीज होती हैं डैफोडिल्स की, उनसे उसको मिलती है, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था ब्लिस का। फिर सी टॉपिक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक को पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, एक को नेगेटिव सेंस में। तो पहले हम देखते हैं गेज और स्टेयर, जिसका मतलब है देखना। लेकिन गेज जो है वो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, किसी को जब आप एडमायर कर रहे होते हैं, किसी की तारीफ, किसी की हौसला अफजाई करते हैं, उसको सराहते हैं, तो उस देखने को कहते हैं गेज। जबकि स्टेयर का मतलब हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, किसी चीज़ को रूड वे में, इंटेंसली, किसी को बदमजाजी से, सिफला मजाजी से किसी को देखने को कहते हैं स्टेयर। फिर है शाइन और ग्लेयर का मतलब है चमकना, चमक पैदा करना। लेकिन शाइन एक ऐसी चमक पैदा होती है जो प्लेजेंट हो, जो ब्राइट हो, लेकिन आपके लिए खुशगवार हो, जो आपको अच्छी लगे। जबकि ग्लेयर ऐसी चमक होती है जो हार्श हो, सख्त हो और अनकंफर्टेबल हो, मतलब जो आपको बेसुकून कर दे, आपको अच्छी ना लगे। होर्ड और कलेक्ट, होर्ड कहते हैं जमा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना इसका असली मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम दोनों का मतलब लेते हैं जमा करना, इकट्ठा करना। लेकिन होर्ड का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है चीज़ों को एक्सेसिवली एंड सेल्फिशली, किसी गर्ज से, किसी लालच से और बहुत ज़्यादा मकदार में जमा करने को कहते हैं होर्ड। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना कि बाद में उनको बेच के फ़ायदा कमाया जाए लालच में। तो कलेक्ट का भी ये इकट्ठा करना है, लेकिन ये अशिया को किसी ऑर्गेनाइज पर्पसफुल वे में जमा करना अक्सर जो है एक मशगले के तौर पे, जो स्टिकर कलेक्ट किए जाते हैं, कुछ अखबारात में तस्वीरें कलेक्ट की जाती हैं, एक हॉबी होती है, तो उस इकट्ठे करने को कहते हैं कलेक्ट। जबकि होर्ड नेगेटिव सेंस में है, जिसका मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। फिर है फिगरेटिव लैंग्वेज, ग्रामर का पोर्शन आ गया है। पोएम में कुछ शायराना ज़ुबान या मजाजी ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, तो उनको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ पोइटिक डिवाइसेस हैं। पहला है सिमिली, जिसको उर्दू में तशबीह कहते हैं। उर्दू में मिसाल आपको दूँ तो जैसे तशबीह होती है, वो शेर की तरह बहादुर है, वो ठीक है, वो पानी की तरह, बर्फ़ की तरह ठंडा है, वो फूल की तरह खूबसूरत है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये तशबीह की हैं। इंग्लिश में जब आप देखते हैं तो दो वर्ड्स होते हैं लाइक और एज़, इनसे आपको पता चला है कि यहाँ पे सिमिली है। इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जैसे पोएम में दो सिमिली का इस्तेमाल हुआ था। एक है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो एज़ देखें इसमें वर्ड आया है और शायर और क्लाउड का कंपैरिजन हुआ है, वजह क्या है, तन्हाई। दूसरा इस पोएम में था कंटिन्यूज एज द स्टार्स, तो वो डैफोडिल्स और स्टार्स का कंपैरिजन था, और वजह क्या थी, उनकी कंटिन्यूटी थी, उनकी जो मुसलसल और बहुत ज़्यादा मकदार में जो स्टार्स थे, इस वजह से उनका कंपैरिजन हुआ था। फिर है पर्सनिफिकेशन, पर्सन से ये वर्ड निकला है, तो पर्सन कोई शख्स, इंसान। तो जब कोई इंसान की खूबी, कोई भी काम जो इंसान कर सकता हो, आप किसी दूसरी चीज़ को दे दें, तो वो होती है पर्सनिफिकेशन। मिसाल के तौर पे इंसान चल सकता है, खेल सकता है, सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, लिख सकता है। कोई भी काम इंसान का, चाहे वो जानवर को दें, किसी ऑब्जेक्ट को दें, किसी आइडिया को दें, तो वो हो जाएगी पर्सनिफिकेशन। तो जैसे देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, डैफोडिल्स इंसान तो नहीं है, वो लहलहा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो डांस करना इंसान का काम है, हिलना इंसान का काम है, तो हमने डैफोडिल्स को कहा है, ये काम उनको दिया है। तो इस वजह से ये जो डिवाइस थी, कौन सी थी, पोएटिक डिवाइस, पर्सनिफिकेशन। फिर है हाइपरबोली, हाइपरबोली जिसका मतलब है मुबालगा आराई। मुबालगा आराई एग्जेजरेशन, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। जैसे हम अपनी ज़ुबान में जुमले में कह देते हैं कि मैंने आपको 10,000 मरतबा कह दिया, या 1000 मरतबा मैं आपको कह चुका हूँ ये काम ना करो। हालांकि 1000 मरतबा नहीं कहते, लेकिन हम उस चीज़ के अंदर वज़न पैदा करने के लिए, अपनी बात में असर पैदा करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपरबोली। एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट,
ठीक है। बढ़ा चढ़ा के बयान की हुई जो बयान होता है उसको कहते हैं हाइपरबोली। जैसे पोएम में था 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे एक झलक में। तो एक झलक में उसने 10,000 देखे या नहीं देखे, लेकिन अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए उसने ये लाइन यूज़ की थी। फिर है मेटाफर। मेटाफर जो होता है वो डायरेक्ट जो है एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से होता है, मतलब एक चीज़ को डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं आप दूसरी चीज़ से। और याद रखना है इसमें लाइक और एज नहीं आते। जैसे मैं आपको उर्दू में मिसाल से समझाऊं तो उर्दू में हम कहते हैं कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, ये सिमिली है, तशबीह। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कह दें कि वो चाँद है तो ये हो जाएगा इस्तारा, जिसको उर्दू में मेटाफॉर कहते, इंग्लिश में मेटाफॉर कहते हैं। इसी तरह आप कह दें वो शेर की तरह बहादुर है तो ये तशबीह है, लेकिन वो शेर है कह दें तो ये बन जाएगा मेटाफर। अच्छा, एग्जांपल क्या थी, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो इनवर्ड आई यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया था, हमने कोई लाइक और एज नहीं लगाया। तो दे डैफोडिल्स के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। वो झलक डालते हैं या रोशनी डालते हैं किसके ऊपर, मेरी जो इनवर्ड आई है, बातनी आँख, अंदर की आँख। तो वो अंदर की आँख क्या है, हमारा दिमाग है। वो जिसके अंदर वो इमेजिनेशन, वो मेमोरीज़, वो थॉट्स या वो तस्वर पैदा होते हैं हमारे दिमाग में डैफोडिल्स के, तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था इनवर्ड आई। तो इनवर्ड आई जो है वो किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी इमेजिनेशन के लिए। उसके बाद देख लें नीचे लिखा भी हुआ है हमारी मेमोरी और इमेजिनेशन के लिए वर्ड यूज़ हुआ था इनवर्ड आई, तो ये एक मेटाफर है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड जिनकी आवाज़ होती है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 उसमें वावल हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हों तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। वो अल्फाज आपस में जुड़े भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। वो एडजेसेंट या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, बिल्कुल करीब हों या नज़दीक हों, तो उनको कहेंगे हम एलिट्रेशन। जैसे मिसाल देखें, बिसाइड द लेक बिनेथ द ट्रीज़। तो बिसाइड और बिनेथ दोनों बी से स्टार्ट हुए हैं और बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये टेक्निक कौन सी है, एलिट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट थे। अब एसोनेंस में देखें तो ये हैं वाउल्स के रिलेटेड है। वाउल्स 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू। इसको हम कहते हैं हम सूती या हम आंगी, मतलब इनकी आवाज़ आपस में मिलती होती है। सूत कहते हैं आवाज़ को, तो हम सूती। तो ये रेपिटेशन होती है वाउल साउंड की। जैसे कि देख लें, एग्जांपल थी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसमें ओ जो साउंड है, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो ओ की आवाज़ रिपीट हो रही है सारे अल्फाज में। और ये याद रखना है कि एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो अल्फाज के शुरू में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है शुरू में आए, बस उनकी आवाज़ मिलती हो। तो ये ओ रिपीटेड साउंड है, तो इसको कहें कि हम एसोनेंस। और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, ताकि उसके अंदर जो है हारमोनियस इफेक्ट पैदा हो, हम साज एक जैसी आवाज़ हो, एक जैसी धुन बन जाए, तो इस वजह से ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। फिर है इमेजरी, जिसको ख्याली या तस्वीरी भी कहते हैं, या तस्वीर आप कह सकते हैं। इमेज से निकला है ये तस्वीर। तो जब भी हम कोई बात सुनते हैं, कोई बात पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में जो इमेज बनती है, तो कोई भी लाइन पढ़ने से जो हमारे जहन में इमेज बने तो उसको कहते हैं इमेजरी। तो अब देख लें, यहाँ इस पोएम में थी कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो इसको पढ़ने से हमारे जहन में वो इतने डैफोडिल्स आ जाती हैं जो चमक रहे हों, या सितारे हमारे जहन में आ जाते हैं। या इसके अलावा हम देखते हैं फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो हमारे जहन में आता है कि वो डैफोडिल्स जो है आबी नरगस लहरा रहे हों, तो वो इमेज जो बनती है, तो ये कौन सी टेक्निक आ जाती है, इमेजरी। ये मुख्तलिफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तकरीबन इसके 6 क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को मैंने एक जगह पे आंसर लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प कन्वे ऑन द पोइट्स मूड। तो पहली लाइन में कौन सी तशबीह यूज़ हुई थी, वो आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये क्या कन्वे करती है पोइट के मूड को, इट कन्वेज दैट द पोइट इज़ अपसेट एंड अलोन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शायर है वो अपसेट है, मायूस है और तन्हा है। दूसरा है जो है पर्सनिफिकेशन की एग्जांपल लिखनी है और बताना है कि ये लिटरेरी डिवाइस जो है वो किस तरह इन्हेंस करती है डैफोडिल्स की डिस्क्रिप्शन को। तो जो 2 एग्जांपल लिखनी थी, यहाँ मैंने एक लिखी है एग्जांपल, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, जो लहलहाते हैं या रक्स करते हैं। 2 ये देखें, लहलहाना और रक्स करना, तो ये दोनों जो हैं पर्सनिफिकेशन हैं।
और डैफोडिल्स की जब हमने इंसान की क्वालिटी किसको दे दिया, डैफोडिल्स को, तो ये लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस या फिगरेटिव लैंग्वेज एक ही चीज़ें होती हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है डैफोडिल्स की उसको एनहेंस करती हैं एज लाइक ए लिविंग थिंग, जैसे कि जानदार हों, ठीक है, जैसे कि इंसान हो। फिर तीसरा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हाइपरबोली इन द पोएम। जो हाइपरबोली का इस्तेमाल हुआ था उसका मकसद क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइट्स एक्सपीरियंस। द पर्पज़ ऑफ द हाइपरबोली इन द पोएम इज़ टू एम्फसाइज द नंबर ऑफ डैफोडिल्स। मकसद था कि हम बढ़ा चढ़ा के बयान करें, उसमें वज़न बताएं डैफोडिल्स की तादाद में। इट अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोइट सीज। तो ये असर डालते हैं हमारी फ़ाहम व तफ़हीम पे, समझ पे, कि कितने डैफोडिल जो है वो शायर देखता है। चौथा है एक्सप्लेन द मेटाफार दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो इस मेटाफार को आप एक्सप्लेन करें। तो एक इस्तारा था, वो जो है झलक डालते हैं, वो अपनी रोशनी डालते हैं हमारी बातनी आंख पे, हमारी इमेजिनेशन पे। वो एक्सप्लेन करते हैं द मेमोरी कंसोल द पोइट व्हेन ही इज़ एलान। कंसोल कहते हैं एडमायर, हौसला अफजाई करना, थपकी देना, हौसला देना, तसल्ली देना। तो जब वो शायर तन्हा होता है तो उस तन्हाई के अंदर ये जो मेमोरी होती है, ये जो इनवर्ड आई होती है, वो जो मेमोरी है डैफोडिल्स की, वो इसकी हौसला अफजाई करते हैं, इसको तसल्ली देते हैं कि तन्हाई के अंदर। इट टेल्स अस दैट द पोइट्स मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स हैज़ एन एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। ये हमें बताती है कि जो शायर की वो यादाश्त है, वो सीन जो है वो डैफोडिल्स का, उसका वो एवरलास्टिंग जो है, दायमी, लाफानी, ना ख़त्म होने वाला असर है उसके दिमाग के ऊपर। पाँचवा है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। तो एलिट्रेशन मुख्तलिफ इस्तेमाल हुई हैं, जैसे देखें हायर आवर वेल्स एंड हिल्स, इसमें एच रिपीट हुआ है हाई में और हिल्स में। दूसरे में देखें व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, तो डब्ल्यू रिपीट हुआ है व्हाट और वेल्थ में। फिर गेज एंड गेज में जी रिपीट हुआ है, और फिर एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, इसमें डांसेज और डैफोडिल्स में डी रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन थी। फिर इमेजरी का हमें बताना है, तो इमेजरी देख लें, ऐसी चीज़ जिसको देखने से हमारे जहन में इमेज बने, तो वो है कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक लिखी है। तो इसमें टू कंपेयर द डैफोडिल्स टू स्टार, तो इसमें कंपैरिजन भी हो रहा है साथ डैफोडिल्स का स्टार के साथ। द इमेजरी हैज़ अ विविड इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर। तो जो पढ़ने वाला होता है उसके अंदर जो जहन होता है, उसका माइंड होता है, उसके ऊपर एक वाज़े असर डालती है ये इमेजरी। तो उसके बाद एक्सरसाइज है, एक एक एग्जांपल लिखनी है मुनासिब अल्फाज के ज़रिए। ये जो फ्रेजेस हैं इनका जो कंपैरिजन है, इफेक्टिव कंपैरिजन, तो वो हमने मुनासिब अल्फाज से इनको फिल करना है। पहला है सिमिली, तशबीह का इस्तेमाल करना है। द बेबी स्किन वाज एज सॉफ्ट एज, तो जो बच्चा है उसकी जिल्द इतनी नरम थी जितनी की, नरम क्या चीज़ होती है, अब सिल्क जो रेशम होता है। अब चट्टान और सैंड पेपर जो रिंगमार होता है या वुड लकड़ी, वो तो नरम नहीं होते, सिल्क जो है वो उसका कंपैरिजन हो सकता है उसकी जिल्द के साथ। उसके बाद है पर्सनिफिकेशन, द विंड डांस्ड थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स। तो जो विंड है उसने डांस किया, रक्स किया दरख्तों के अंदर से, मतलब जब वो जा रही थी, गुजर रही थी हवा, तो उसने रक्स किया विस्परिंग सीक्रेट्स, जो राज थे उनको विस्पर करते हुए, विस्पर कहते हैं सरगोशी करना, मतलब राज उगलते हुए, जब जब गुजरी वो दरख्तों से हर एक को राज बताती गई सरगोशियाँ करते हुए। तो डांस, तो ये पर्सनिफिकेशन इसलिए है कि हमने विंड को डांस का जो है वो वर्ड दे दिया है। हवा जो है इंसान तो नहीं है, डांस किसका काम है, इंसान का, तो हमने किसी दूसरी चीज़ को दिया है, तो ये है पर्सनिफिकेशन। फिर हाइपरबोली है, एग्जेजरेशन करनी है, मुबालगा आराई। आई वाज सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। तो अब देखें मुबालगा आराई है कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ, मतलब खाएगा तो नहीं वो घोड़ा, लेकिन बढ़ा चढ़ा के अपनी भूख को वो बयान कर रहा है। फिर है इमेजरी, द स्काई वॉज पेंटेड विद ह्यूज ऑफ पिंक एंड ऑरेंज एज द सनसेट। तो यहाँ पे कुछ पर्पल का भी वर्ड यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल क्या है, ऑरेंज। जब सूरज गुरूब होता है तो पिंक और ऑरेंज कलर के रंग जो है वो आसमान वो है उस तरह का कलर बन जाता है उसका। तो यहाँ पे इमेजरी है, तो हमारे जहन में वो मंज़र क्रिएट होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। फिर है टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, तो ये एक मेटाफर है, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। एसोनेंस जो है जब आपके वाउल्स अल्फाज के ज़रिए एक जैसी आवाज़ बन जाए। द लेज़ी कैट सैट ऑन अ मैट, तो ये देखें कैट, सैट और मैट, तो इसमें ए रिपीट हुए हैं, तो ये है एसोनेंस। एलिट्रेशन, पहला लफ्ज़ रिपीट हो और वो होना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो देखें द कोल्ड क्रिस्प
आगे स्नो क्रंच्ड अंडर फुट, तो ये 3 लफ्ज़ हैं, कोल्ड और क्रिस्प और क्रंच्ड, और बीच में हम क्या लगाएंगे, क्लीन। तो अब हम कलरफुल भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी सी से है, लेकिन यहाँ वो सूटेबल नहीं है क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो कलरफुल तो नहीं होती। तो क्लीन जो है वर्ड लगाएंगे, तो ये सी वर्ड रिपीट हुआ है। ये वर्ड है एलिट्रेशन। ठंडी, कुरकुरी, साफ और जो चरमर करने वाली, मतलब जब आपके पाँव के नीचे आएगी, पाँव के नीचे आप बर्फ़ को रगड़ते हुए जाएंगे तो उसकी जो आवाज़ निकलेगी, तो वो जो है उस तरह की बर्फ़ आपके पाँव तले मौजूद थी, चुरमुर कर रही थी। तो यहाँ तक ये कुछ एक्सरसाइज थी, फिर हम आगे चले जाते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, दो और टेक्निक्स आ गई हैं, यूफिमिज़म और ऑक्सीमोरॉन। यूफिमिज़म कहते हैं हुस्न कलाम, मतलब मुलायम अल्फाज। तो जब आप किसी भी चीज़ को कोई बयान करते हैं, कोई बात करते हैं किसी से, तो आप ज़रा नरमी ले आएँ अपने अल्फाज में। इंटेंसिटी जो होती है, वो सेंटेंस की जो शिद्दत होती है उसको कम कर देते हैं, ताकि अगले के ऊपर जो है उसका बुरा असर ना पड़े, वो ज़्यादा उसको माइंड ना करे। तो उस टेक्निक को कहते हैं यूफिमिज़म। ये माइल्ड या इनडायरेक्ट वर्ड होते हैं, बड़े नर्म अल्फाज होते हैं जो आप डायरेक्ट नहीं कहते, ताकि अगले को वो हार्श ना लगे या ब्लंट ना लगे, सख्त ना लगे या वो नाराज़ ना हो। तो एग्जांपल देख लें, पास्ट अवे जब कहते हैं कि वो कोई गुज़र गया, किसकी जगह डाइड, मर गया की जगह कहते हैं हम गुज़र गया। फिर कहते हैं लेट्स गो इंस्टेड ऑफ फाइट, तो फाइट की जगह जब आप इस्तेमाल करते हैं लेट्स गो, जाने दो। या ओल्ड पर्सन, बूढ़े शख्स की जगह हम कहते हैं सीनियर सिटीज़न, जो है सीनियर शहरी। तो ये जो है मोदबाना अल्फाज हो जाते हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं यूफेमिज़म। फिर क्या है, यूफेमिज़म का पर्पज़ क्या होता है? जो यूफेमिज़म्स आर यूज्ड टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन और टू अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग द ऑडियंस। तो इसका मकसद होता है कि आप जो अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन होती है, नाखुशगवार मालूमात, जब आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं जो ऐसी हो, नाखुशगवार हो, अच्छी ना हो, तो उसके असर को सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ऑक्सीमोरॉन, तो ये मुतज़ाद अल्फाज जब इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएँ, जिन दोनों आपस में उलट हों, जैसे हम कहते हैं ज़मीन व आसमां उर्दू में, तो ज़मीन और आसमां दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, लेकिन जब इकट्ठे इस्तेमाल हो जाएं तो उस टेक्निक को कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे देख लें, एग्जांपल्स हैं बिटर स्वीट्स, कड़वा मीठा, दोनों उल्टे अल्फाज हैं, लेकिन इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, तो ये टेक्निक है ऑक्सीमोरॉन। फिर है डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग कहते हैं, डेफ से निकला है, बहरा कर देने वाली खामोशी, तो दोनों आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। फिर है जंबो श्रिम्प, तो जंबो मोटे जानवर को कहते हैं, श्रिम्प जो छोटा कीड़ा होता है उसको कहते हैं। तो बड़ा और छोटा दोनों देखें आपस में मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो इसका पर्पज़ होता है एक ड्रामेटिक, एक ड्रामाई असर पैदा करने के लिए ऑक्सीमोरॉन की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पोएम के अंदर डैफोडिल्स में कोई यूफेमिज़म और जो है वो ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि ये एक डायरेक्ट लैंग्वेज पोएम थी और इसमें सिंपल जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर फोकस किया गया था। फिर है इस पे कुछ क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आप यहाँ से देख लें। ऑक्सीमोरॉन और यूफेमिज़म के कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से देख लें, मैं बाकी एक्सरसाइज पे फिर चला जाता हूँ। ये कुछ 4 क्वेश्चन थे, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। अब अगली एक्सरसाइज है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो वो कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड वैसे मुरक्कब को कहते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिला हुआ। तो जैसे कि देख लें, अकॉर्डिंग टू, ये प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है एज स्टेटेड बाय, मतलब उसके मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक। फिर है ड्यू टू, वजह से, जिसका मतलब बिकॉज ऑफ। द मैच वाज कैंसल ड्यू टू हैवी रेन, जो मैच था वो कैंसिल हो गया था किस वजह से, जो है तेज़ बारिश की वजह से। इन फ्रंट ऑफ, सामने। उसके बाद जो है आगे कुछ लिखे हुए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी जगह या उसकी तरफ से। रिप्रेजेंटिंग समवन, मतलब किसी की नुमाइंदगी करना। फिर है इन एडिशन टू, इसके अलावा। तो दिस मीन्स अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ, मतलब मज़ीद, इसके अलावा या इसके मज़ीद। फिर है इंस्पाइट ऑफ, बावजूद, डिस्पाइट, बावजूद। इंस्पाइट ऑफ कोल्ड वेदर, जो ठंडे मौसम के बावजूद। दे वेंट फॉर अ वॉक, वो जो है वॉक के लिए गए, चहलकदमी के लिए गए। एक्सरसाइज है, इन सेंटेंसेस को पढ़ें
और अंडरलाइन करें आप कंपाउंड प्रीपोजिशन को, तो पहले है अकॉर्डिंग टू, फिर है इन फ्रंट ऑफ, इन, ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, फॉर। तो ये सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। फिर आपने क्या करना है, यूज़ द गिवन कंपाउंड प्रीपोजिशन टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेज। तो इन प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करके अपने जुमले बनाए अपने अल्फाज में। तो अकॉर्डिंग टू द टीचर एग्ज़ाम विल बी ईजी, टीचर के मुताबिक जो इम्तिहान है वो आसान होगा। इन फ्रंट ऑफ, ही इज़ पार्किंग हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वो जो है अपनी गाड़ी पार कर रहा है मेरे घर के सामने। ऑन बिहाफ ऑफ, आई स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान की तरफ से बोला। ठीक है। ड्यू टू दिस द मैच वाज अबंडेंट ड्यू टू रेन, जो मैच था वो अबंडेंट हो गया था, कैंसिल हो गया था, किसकी वजह से, बारिश की वजह से। एंड इन एडिशन टू टी आई आल्सो लाइक कॉफ़ी, टी के अलावा मैं काफ़ी भी मुझे अच्छी लगती है। इन स्पाइट ऑफ कोल्ड ही वेंट आउटसाइड, तो ठंड के बावजूद वो बाहर गए। तो फिर नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इससे पहले हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़े हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन। से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगी, ये तीन अल्फाज होंगे। तो ये किसके तौर पे काम करेगी, दी ऑब्जेक्ट ऑफ दी प्रीपोजिशन के तौर पे काम कर सकती है। तो मुख्तलिफ प्रीपोजिशन यहाँ पे दी गई हैं। जैसे देख लें, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ दी प्रीपोजिशन आ जाए। यहाँ देख लें, पहले में टाइम के लिए है बिफोर द मीटिंग, फिर है ड्यूरिंग द समर। बिफोर प्रीपोजिशन है, फिर ड्यूरिंग भी प्रीपोजिशन है, और आगे द मीटिंग और द समर ये है नाउन फ्रेज। फिर है लोकेशन, तो इन द पार्क, इन प्रीपोजिशन है, द पार्क क्या है, नाउन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, टेबल क्या है, नाउन। तो इस तरह आप ये सारी देख सकते हैं, पहले प्रीपोजिशन होगी या कंपाउंड प्रीपोजिशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखें बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ क्या है, इसमें कंपाउंड प्रीपोजिशन है, और द रेन क्या है, नाउन। फिर ड्यू टू भी कंपाउंड प्रीपोजिशन है, और आगे हिज इलनेस ये क्या है, नाउन फ्रेज। तो ये मुख्तलिफ है, इनमें पहले प्रीपोजिशन होगा, फिर क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। फिर आप देख लें यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है। अब देख लें इनका यूज़ क्या है। एडजेक्टिव के तौर पे कब काम करेगी, जब ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी। जैसे द बुक ऑन द शेल्फ इज़ इंटरेस्टिंग, जो किताब है शेल्फ के ऊपर रखी हुई वो बड़ी दिलचस्प है। तो ऑन द शेल्फ इसमें प्रीपोजिशन है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। बुक एक नाउन है, तो ये हो गई एडजेक्टिव। फिर एडवर्ब फ्रेज देखें नीचे, शी सैंग विद जॉय, वो उसने खुशी के साथ वो गाया, उसने खुशी के साथ गाया। तो ये देख लें विद जॉय इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसने किसको मॉडिफाई किया, सैंग को। सैंग एक वर्ब है, और वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। तो ये फ्रेज इस वजह से है क्योंकि दो से ज़्यादा अल्फाज हों तो वो बन जाती है फ्रेज। फिर है ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल इसमें फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसने मॉडिफाई किसको किया, वर्ब को, तो ये भी बन गई एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद कुछ कॉमन एरर्स कहे गए हैं। मिसप्लेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, इनकरेक्ट, इंश्योर द प्रीपोजिशनल फ्रेज शुड बी क्वाइट क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाइज टू अवॉइड कन्फ्यूजन। कहते हैं कि जिस वर्ड को मॉडिफाई करे तो वो उसके नज़दीक होनी चाहिए। इनकरेक्ट क्या है, शी फाउंड द बुक इन द पार्क दैट आई हैड लास्ट। अब ये जो है लास्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं इन द पार्क प्रीपोजिशनल फ्रेज, जबकि ये इससे दूर है। करेक्ट उसने लिखा है आई हैड लास्ट इन द पार्क, तो अब देखें इन द पार्क लास्ट के बिल्कुल करीब आ गया, तो ये ठीक लिखने का तरीका है। फिर है आवर यूज़, कि बहुत ज़्यादा फ्रेजेज इस्तेमाल कर दें, तो ये देख लें कमरसम बन जाता है, एक बेढंगा सा पान बन जाता है, एक जुमला जो है वो बड़ा बेढंगा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजेज आप इस्तेमाल करेंगे। ये देखें टू द स्टोर, ऑन द कॉर्नर, नियर द पार्क, विद द बिग फाउंटेन, 4 प्रीपोजिशनल फ्रेजेज इसमें इस्तेमाल हुई हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इम्प्रूव्ड वे देखें आपने, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ही वेंट टू द स्टोर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन, तो ये लिखने का बेहतर तरीका है। फिर है एफ एक्सरसाइज, आपने क्या करना है, अंडरलाइन करनी है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को, और फिर क्या करना है, आपने बताना है ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज। द बुक ऑन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मॉडिफाई कर रहा है बुक को, ये एडजेक्टिव। फिर विद ग्रेस, ये रिसाइटेड, रिसाइटेड एक वर्ब है, तलावत की जिसका मतलब होगा, रिसाइट का मतलब है पढ़ना या तलावत करना, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज। फिर टू द माउंटेन्स मॉडिफाई कर रहे हैं ट्रेवल्ड को, जो कि वर्ब है, ये भी एडवर्ब फ्रेज। अंडर द टेबल कैट को मॉडिफाई कर रहा है, कैट एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। फिर ही अराइव्ड आफ्टर डिनर, तो आफ्टर डिनर अराइव को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये है एडवर्ब फ्रेज।
फिर पेंटिंग ऑन द वॉल पेंटिंग इसमें क्या है, नाउन है, तो ये है नाउन कौन सा है, ये पेंटिंग जेरंड है। जेरंड यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है, जेरंड होता ही नाउन है। तो ऑन द वॉल पेंटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। फिर ये शायद आखिरी जो है एक्सरसाइज है, इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इन द मॉर्निंग, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अंडर द बेड, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। जो बिल्ली है वो बेड के नीचे छुप रही है। विद अ स्माइल, शी ग्रीटेड विद द स्माइल। वो जो है स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ मिला, मुसाफा किया, मुलाकात की या गले मिला। आफ्टर द गेम, वी वेंट होम आफ्टर द गेम। हम जो है गेम के बाद घर गए। ऑन द रूफ, देयर इज़ अ बर्ड ऑन द रूफ। एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑन द रूफ किसको मॉडिफाई कर रहा है, बर्ड को। तो यहाँ तक एक लेंथी एक्सरसाइज ज़रूर थी, लेकिन मैंने कोशिश की है तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा आपसे, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।